नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो हो रहा है उसके लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खूब प्रचार प्रसार है और नैरेटिव सेट किया जा रहा है अब की बार 400 पार। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है, नहीं तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं को इस तरीके से अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती और उन्हें टिकट नहीं देती। दूसरी बात, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नए नए गठबंधन किए, अपनी तरफ लोगों को जोड़ा, तमाम वो लोग जिन पर भ्रष्टाचार समेत तमाम आरोप लगाए जाते थे उन सारे लोगों को अपने पाले में लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार को अपने साथ लाने से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना और उसके अलावा जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने से पहले चौधरी चरण सिंह को चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न देना, ये सब मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की उसी रणनीति का हिस्सा था। इसलिए विपक्षी दलों का यह कहना है कि तमाम वो लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम वो लोग जिनको क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, 2024 चुनाव से पहले उनको अपने पाले में क्यों शामिल कर रही है, इसका मतलब बीजेपी अंदर से डरी हुई। देखिए, दोनों बातें आंशिक रूप से सही है और आंशिक रूप से गलत है। न भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने की बात है और नहीं ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से इतनी डरी हुई है। हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ क्षेत्रों में रणनीतिक अपने को और विधानसभा चुनाव के नतीजों को देख करके उन्होंने कुछ फैसले किए हैं, लेकिन बात वही है कि जब आदमी सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि अगर वो मिट्टी पर हाथ रख देगा तो वो सोना हो जाएगा, और जब असफलताएं उसको लगातार छूने लगती हैं तब उसे लगता है कि अगर वो सोने पर हाथ रखे तो भी मिट्टी हो जाएगा। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही लगता है, केंद्रीय नेतृत्व को ही ऐसा लगता है कि ये पूरा देश, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया उनके इशारे पर नाच रही है और जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। उन्होंने तमाम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कैडर के लोग हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे थे पिछले 5 सालों से, जनता से जुड़ाव, दिल्ली लखनऊ के चक्कर काट रहे थे, पटना के, लेकिन जब चुनाव का नतीजा आया तो पता चला कि दूसरी पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। यहां तक कि राज्य स्तर, जिला लेवल की तो बात छोड़िए, राज्य स्तर के नेताओं को भी पता नहीं चला। केंद्रीय स्तर पर बातचीत हुई, केंद्र ने बातचीत की और उनको अपने में शामिल करा लिया। ऐसे बहुत से उदाहरण है, आप जानते भी हैं। दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ या प्रदेश नेतृत्व के बजाय दिल्ली से और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने पाले में लाने का काम किया, उनसे बातचीत किया, सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। अब बात मेरी आज करने की यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज का जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं पहले चरण के चुनाव से पहले, ये बात क्या है? वैसे तो इस पूरे इलाके में निश्चित तौर पर 2014 और 19 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्षत्रियों ने, राजपूतों ने, ठाकुरों ने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसको मजबूती से पकड़ा और उसे एक तरफा वोट इस पूरे इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों ने दिया। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में भी कुछ कद्दावर नेता रहे हैं और जिसकी वजह से अभी राजपूतों का, मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे कहने में ये गुरूज नहीं है कि 100% राजपूत मतदाताओं ने पिछले 2 विधानसभा और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 100% तो कुछ होता नहीं है, लेकिन 99% तो दिया ही। तो वो राजपूत वोटर, वो ठाकुर वोटर परंपरागत तौर पर जो बीजेपी के, वो नाराज क्या है? इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चौधरी चरण सिंह ने इस जो अजगर का एक कॉम्बिनेशन किया था जिसमें बहुत फेमस है, उसके बाद इस इलाके में जिस तरीके की परिस्थितियां 2000 मुजफ्फरपुर दंगे के बाद शुरू हुई या उससे पहले भी, जाट बाहुल्य ये क्षेत्र कहा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन कुल बात यह है कि चौधरी चरण सिंह जैसे करिश्माई नेता की वजह से इस पूरे इलाके में जाटों का प्रभुत्व और वर्चस्व रहा है, राजनीतिक रूप से मजबूत होने की वजह से। और एक समीकरण ऐसा था जो जाटों के इर्द गिर्द रहता था। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसके बाद की परिस्थितियां बिल्कुल उलट हुई। हालांकि वो दंगा जाट मुस्लिम के बीच में ज्यादा हुआ था, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट होते होते एक मानसिकता के स्तर पर हिंदू मुस्लिम का उसको रंग दिया गया। और उस समय के जो नेता थे इस इलाके में, खासकर संगीत सोम, सुरेश राणा, ये सब राजपूत और ठाकुर बिरादरी के थे और उस समय हिंदुत्व का और तमाम यात्राएं निकालने का इन लोगों ने काम किया। तो बीजेपी की जो मजबूत स्थिति की जो एक नींव थी वो इन लोगों ने खड़ी की।
और दूसरी बात यह थी कि जो जाटों के खिलाफ पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटिमेंट था वो 2014 और 19 के चुनाव में एक तरफा, जैसे आप इसको अगर समझना हो, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं तो आप इसको अगर समझना हो, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 20, 25, 30 सालों में यादवों के वर्चस्व और प्रभुत्व की वजह से एक बड़ा वोट बैंक एंटी यादव खड़ा हुआ है, जिसमें सवर्णों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो और उसी तरह से एंटी यादव सेंटिमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में एंटी यादव, एंटी मुस्लिम, वो निगेटिव सेंटिमेंट की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा। ठीक उसी तरह से यहां पर तो जाट मुस्लिम एक साथ नहीं रहे, जैसे यादव मुस्लिम उधर गठबंधन था, यहां जाट मुस्लिम ही आपस में अलग अलग हो गए दंगों के बाद। तो जो पूरा हिंदुत्व का और जाटों के अलावा जितने वोट हैं, चाहे गुर्जरों का मान लीजिए, चाहे त्यागियों का मान लीजिए, चाहे और भी बैकवर्ड ठाकुर का मान लीजिए, तो ये सारे के सारे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए 2014 में भी, 17 में भी और 22 में भी। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से लोकसभा सीटों में भी मिला और विधानसभा सीटों में मिला। आपको मालूम है कितना कृषि आंदोलन के खिलाफ देश में माहौल बना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बना था, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही करीने से, बहुत ही सफाई से उसको जाट आंदोलन की तरह पेश किया। और ज्यादातर आपने मेरी भी रिपोर्ट्स देखी होगी कि ज्यादातर जाट किसान ही वहां पर, हालांकि दूसरी जातियों के नहीं थे ऐसा नहीं है, लेकिन जाट सिख ज्यादा थे, और गाजीपुर बॉर्डर पर जो यूपी का बॉर्डर था, तो बीजेपी ने उसको जाट सिख का आंदोलन तक करने की कोशिश की और किसानों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में एक तरीके से अपने पक्ष में बहुत सारी बिरादरी को खड़ा करने का काम किया। लेकिन जब एक पूरी लीडरशिप, एक पूरा वोट बैंक, पूरा सारा सब कुछ एंटी जाट मूवमेंट से या एंटी जाट सेंटिमेंट से बीजेपी का खड़ा हो गया, तो बीजेपी को विधानसभा चुनाव के बाद पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ कि उसने आरएलडी के साथ समझौता करने का फैसला किया। इससे यह हुआ कि आरएलडी के साथ गठबंधन, वो एक भोजपुरी में कहावत हुई कि जिसके जेकरे खातिर नलगे पड़ली उहे पड़ल बखरा, मतलब ये कि जिसके खातिर हम अलग हुए थे हमारे हिस्से में वही आया। यानी जाटों के खिलाफ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेंटिमेंट था, वो सारा वोट बैंक जो बीजेपी के साथ खड़ा था, जब जाटों को इतनी प्रभुत्व मिल गया, चौधरी चरण सिंह जाट में नहीं मानता, वो जाट, वो देश के किसान नेता थे, लेकिन जिस तरह से आरएलडी को 2 सीटें देने की बात हुई, गठबंधन हुआ और आरएलडी को लिया, और आरएलडी मूलतः या पूर्णतः जाटों की पार्टी है, उसमें उनका वर्चस्व भी है, और वो जाट जो बीजेपी के साथ लगातार लड़ते रहे थे और वो जाट जो एंटी आरएलडी थे, वो बड़ा घालमेल हो गया। और घालमेल ऐसे हो गया कि बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट, जाट समुदाय से आने वाले पूर्व पुलिस अधिकारी सतपाल जी का टिकट काट करके राजकुमार सांगवान, जो कि आरएलडी के नेता हैं, इससे पहले मेरठ के वो छात्र संघ अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया जाना बीजेपी के तमाम नेताओं को और बीजेपी के साथ जुड़े बहुत सारे लोगों को ये नागवार गुजरा। इसके अलावा अरुण गोविल को बाहर से लाया गया, वो न जाट समुदाय से आते हैं न स्थानीय रूप से वो जुड़े हुए हैं। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं की एक लंबी फौज है, जिसमें राजेंद्र अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अमित अग्रवाल, ये सारे बड़े नेता हैं और बहुत समय से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत रूट तक, आरएसएस का बहुत बड़ा फंक्शन आपको याद होगा कोरोना टाइम के समय, जिस दिन मुझे लगता है श्रीदेवी की मौत हुई थी, उसी दिन मेरठ में बहुत ही बड़ा फंक्शन आरएसएस का हुआ था। तो मेरठ तो एक तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, और मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को, जमीन से जुड़े नेताओं को, 5 साल से पिछले जो लोग मेहनत कर रहे थे, उन नेताओं को बहुत कुठाराघात लगा जब अरुण गोविल को पैराशूट से भारतीय जनता पार्टी ने वहां उतारा।
तो बात मैं ये कह रहा हूं कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी की प्रमुख वजह ये है कि जाटों को, जिन जाटों से वो लड़ करके बीजेपी को खड़ा करने में इतना आगे आए, उन्हीं जाटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि वो पहली ही रैली में और जब भी इधर आ रहे हैं तो जाटलैंड जाटलैंड कह रहे हैं। तो राजपूतों को ये लगा कि उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। दूसरी बात, ये पहले और दूसरे चरण में जो भी चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। एक है ब्रिजेश, जो कि पीडब्ल्यूडी में राज्य मंत्री भी हैं। वो देवबंद की सहारनपुर की देवबंद सीट से, वैसे देवबंद में राजपूत ही जीतता भी रहा है। इसके पहले राजेंद्र राणा समाजवादी पार्टी से जीते मंत्री रहे थे, वो भी ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो ब्रिजेश देवबंद में, सहारनपुर की देवबंद में के विधायक हैं। और दूसरे यहाँ धौलाना, जो बुलंदशहर गाजियाबाद के बीच में जो धौलाना विधानसभा सीट है, वहां से धर्मेश तोमर, जो पिछली बार बीएसपी से बीजेपी में आ गए, धर्मेश तोमर 2 राजपूत विधायक बीजेपी के हैं, जो कभी संख्या इनकी ज्यादा हुआ करती थी। संगीत सोम ठाकुरों का एक बड़ा चेहरा है और पीछे भारतीय जनता पार्टी ने उनके चुनाव जीतने के बाद, जब पूरे प्रदेश में सपा और बसपा की लहर चल रही थी, तब संगीत सोम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहुंचे। जब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासन था और मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल था, तब भगवा पगड़ी पहन के संगीत सोम ने पदयात्राएं निकाली और बहुत ही आक्रामक तरीके से हिंदुत्व वोट बैंक को एकजुट करने का काम किया। संगीत सोम तब जीते जब बीजेपी का कोई पुरसा हाल न था, और जब बीजेपी ताकतवर हो गई और संगीत सोम 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद पार्टी ने उनको हाशिए पर डाल दिया, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। उनका यह भी कहना है कि केशव मौर्य के चुनाव लड़ने के बाद उनको डिप्टी सीएम पद बरकरार रखा जाता है। दारा सिंह चौहान 50,000 से वोट हारने के बाद उनको एमएलसी बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या नहीं कहा बाबा योगी आदित्यनाथ को, उनको पार्टी में लेकर के, गठबंधन में लेकर कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सुरेश राणा और संगीत सोम, ये 2 राजपूत नेताओं ने जो बीजेपी के लिए उस वक्त इतना काम किया था, इनको कोई भी पद, इनको पार्टी में, संगठन में, सरकार में, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को, ठाकुरों को फॉर ग्रांटेड ले रही है और इसलिए अपनी ताकत का एहसास कराना जाना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का एहसास करा रही है। और एक जो टकराव संजीव बालियान और संगीत सोम में मुजफ्फरनगर की राजनीति में है, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण है। और बीजेपी में एक समय में मुजफ्फरनगर में अगर कोई चेहरा था तो वो संगीत सोम थे। सरधना विधानसभा सीट से वो थे। सरधना विधानसभा, वैसे तो मेरठ में सरधना आता है, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से वो मुजफ्फरनगर में आता है। और संजीव बालियान ने, उन पे आरोप बहुत सारे लोग लगाते हैं और ठाकुर समुदाय के लोगों का, ठाकुरों का, इस समय राजपूतों क्षत्रियों का ये कहना है कि मुजफ्फरनगर में अग्निवीर की जो परीक्षा हुई उसमें भी संजीव बालियान ने जाटों को बहुत प्रमुखता दी, उनको आगे बढ़ाया। उनमें जो कुछ भर्ती के दौरान उनकी जो भी व्यवस्था की जाटों के लिए। और दूसरी बात है, उनका ये कहना है सांसद नीति से या मंत्री रहते हुए संजीव बालियान ने अपने ही क्षेत्र में और जाटों के क्षेत्र में ज्यादा कोशिश की। हालांकि संजीव बालियान पिछली बार बहुत नॉमिनल और मार्जिनल चुनावी जीत, कोई 1,50,000 की जीत नहीं थी, कम वोटों की जीत थी, लेकिन बावजूद इसके तो राजपूतों में एक है कि इस इलाके में 4 बार सांसद गाजियाबाद, नोएडा मिलाकर के रमेश तोमर रहे हैं, वीके सिंह रहे हैं, राजनाथ सिंह रहे हैं। अब की ऐसा क्या हुआ कि एक भी राजपूत को ना नोएडा से, ना गाजियाबाद से, ना मेरठ से, ना कैराना से, ना सहारनपुर से, ना मुजफ्फरनगर से, ना इस सारे बेल्ट में एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया। एक मुरादाबाद में सर्वेश सिंह को दिया है। मुरादाबाद 51% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली लोकसभा सीट है, बहुत टफ सीट मानी जाती है। तो ऐसा इनको लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है और इसीलिए। और दूसरी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो उनके टिकट को लेके अभी है, ठाकुर समाज में ऐसा है कि ये दबाव बनाकर ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट का भी मामला बने, हालांकि वो अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। तो ये संगीत सोम, ये सुरेश राणा, ये ब्रजभूषण शरण सिंह और दूसरे, अगर आप इन पूरे लोगों से बात करेंगे
तो इनका यह कहना है कि सारी जातियों को भारतीय जनता पार्टी, खास करके बैकवर्ड और कम जाति वाले और जो जातियों को अपने अपने लामबंद कर रहे हैं, उन जातियों को भारतीय जनता पार्टी तो बहुत महत्व दे रही है, लेकिन फॉरवर्डों को और खास करके ठाकुरों को सिर्फ वो झुंझुना देकर कि योगी आदित्यनाथ को बना दिया सीएम और बना दिया राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, हो गया ठाकुरों का कोटा पूरा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि कैबिनेट में भी और उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद की कैबिनेट की बात कर रहा हूं, कहां छोटी छोटी ये जातियां और कहां बीजेपी जो है वो ओबीसी या दूसरों को इतनी ज्यादा तवज्जो दे रही है कि ठाकुरों और राजपूतों को फॉर ग्रांटेड ले रही है। चुनाव से पहले ये ताकत का एहसास कराना है। चुनाव तक और वोटिंग बूथ तक ये ठाकुर और क्षत्रिय समाज क्या करेगा, अभी 6-7 दिन बाकी है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने दौरे तेज कर दिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।